स्टूडेंट्स, हम जो है वो पिछली वीडियो में 2016 के एग्ज़ाम पेपर को पास पेपर को स्टडी कर रहे थे क्रिमिनोलॉजी के। तो ड्यू टू सम रीज़न चूँकि ज़्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं करने में प्रॉब्लम होती है, सो इसको जो है ना हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, द रोल ऑफ क्राइम कंट्रोल एजेंसीज़। तो इसमें हमने पुलिस का रोल देखा था। अब जो है ना हम जुडिशरी का रोल देखते हैं। जुडिशरी जो है ना, ये देखिए, जहाँ पे पुलिस का काम होता है ना क्राइम को प्रिवेंट करने में या क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, वहाँ पे जुडिशरी का काम होता है क्राइम को कंट्रोल करने में। ठीक है, तो जुडिशरी प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन क्राइम कंट्रोल्ड बाय इंश्योरिंग द इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ crimes are given fair trials and that our justice is delivered। ठीक है, जो होती है ना जुडिशरी, उसका काम होता है पनिश करना। ठीक है, पनिश करके क्राइम को कंट्रोल करना। पुलिस का काम होता है प्रिवेंट करना और इसका जुडिशरी का काम होता है पनिश करके कंट्रोल करना। ठीक है, तो इसके रोल को हम देखते हैं। ये ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स, जो है ऑफेंडर्स के ट्रायल्स ठीक है, उनके केसेस सुनती है और फिर ये डिटरमाइन किया जाता है कि हु इज़ गिल्टी और नॉट। ठीक है, सेंटेंसिंग कर इसका रोल है, सज़ा देना। ठीक है, इंश्योरिंग फेयरनेस, इस चीज़ को इंश्योर करना कि विक्टिम और जो है अक्यूज्ड है उनके दरमियान एक फेयरनेस कायम रहे। ठीक है, कोई किसी के साथ जो है ना किसी के राइट्स को वायलेट ना किया जाए। जुडिशियल रिव्यू देना, ठीक है, सेंटेंसेस को, और मे बी हो सकता है कि एक कोर्ट ने अगर एक सज़ा दी है तो वो अनजस्ट हो, तो दूसरी कोर्ट उसको रिव्यू कर सकती है। ठीक है, उसका एक बाकायदा सिस्टम होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसिक्यूशन सर्विसेज हैं। अब प्रोसिक्यूशन जो है ना, ये क्राइम कंट्रोल के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है, ये जो है ना इंडिविजुअल जो होता है, जो क्रिमिनल होता है, उसको क्रिमिनल साबित करने के लिए कोर्ट के अंदर एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी रोल की बात करें तो हमने आउटलाइन के अंदर भी डिस्कस किया था कि प्रोसिक्यूशन के रोल में केस बिल्डिंग आती है, एविडेंसेस को इकट्ठा करना, उनको फिर कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना, प्ली बारगेनिंग आती है। ठीक है, डिफेंस अटॉर्नीज़ को के साथ ये केस को सेटल करते हैं विदाउट एनी ट्रायल। इंश्योरिंग जस्टिस को इंश्योर करना इनका काम है। प्रोटेक्टिंग विक्टिम्स राइट, ठीक है, विक्टिम्स के जो है उनके राइट्स, जो कि ये सस्पेक्ट के खिलाफ होते हैं, तो ये विक्टिम जो है उसको ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस हैं। करेक्शनल इंस्टीट्यूशन सच एज प्रिजनर्स, ठीक है, प्रिजन्स, इनकी अगर हम रोल की बात करें तो ये इन करेक्शन को यानी फैंडर्स को आइसोलेट करने के लिए होती हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए होती हैं। इनको इसके अंदर जो है वो एजुकेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वगैरह जो है ना वो प्रोवाइड की जाती हैं ऑफेंडर्स को। फिर ये जो है प्रिवेंशन करती हैं। जब आप ऑफेंडर्स जो है उनको सोसाइटी से अलहदा कर देते हो तो इट्स मीन यू आर प्रोटेक्टिंग द सोसाइटी। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी में इस तरह से हेल्प करती हैं। फिर हमारे पास क्राइम कंट्रोल एजेंसीज के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। ये जो है ना, ये इंफॉर्मेशन को, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन है ना, उसको कलेक्ट करती हैं इंटेलिजेंस के थ्रू, यानी खुफिया तौर पे। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो ये ज़्यादातर काम करती हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के ऊपर, जैसे टेररिज्म है, फिर ये साइबर क्राइम्स हैं जैसे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के ऊपर ये काम करती हैं। अगर हम इनकी बात करें, इनके रोल की, तो सर्विलेंस इनका रोल मेजर रोल है। मॉनिटर पॉलिटिकल पोटेंशियल क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड इंडिविजुअल्स हु मे पोज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, इसका काम, इनका काम होता है जो सोसाइटी है, नेशनल सिक्योरिटी है, उसको सुपरवाइज़ करना, उसके ऊपर नज़र रखना कि कोई शख्स या कोई जो है इसको थ्रेट ना करे। साइबर क्राइम्स प्रिवेंशन इनका काम है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं साइबर क्राइम्स को ट्रैक करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए। फिर काउंटर टेररिज्म, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इंटेलिजेंस एजेंसीज प्लेज, डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एक्ट ऑफ टेररिज्म। ठीक है, फिर ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ काम करती हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, क्योंकि हमारे पास मॉडर्न एरा में बहुत से क्राइम्स ऐसे हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग etc। तो इसके लिए जो है वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ काम करती हैं। स्पेशलाइज्ड क्राइम एजेंसीज जो है ना, ये स्पेसिफिक एरियाज़ के ऊपर काम करती हैं। फॉर एग्जांपल ड्रग इन्फोर्समेंट के लिए एंटी करप्शन है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल क्राइम्स के है, फॉर एग्जांपल जो है वो एंटी टेररिज्म है।
ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें सोसाइटी में पाकिस्तान के अंदर, तो हमारे पास एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस हैं जो कि ड्रग ट्रैफिकिंग के ऊपर और सब्सटेंस यूज़ के लिए को कॉम्बैट करने के लिए काम करती हैं। हमारे पास एंटी करप्शन एजेंसीज़ हैं, ठीक है, ये करप्शन को रोकने के लिए और मिसयूज़ ऑफ पब्लिक ऑफिस को रोकने के लिए काम करती हैं। फाइनेंशियल रेगुलेटरी एजेंसीज़ हैं जो फाइनेंशियल क्राइम को जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है, फ्रॉड है, उनको कंट्रोल करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ एनजीओज़ हैं जो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रही हैं क्राइम को प्रिवेंट करने में और क्राइम को कंट्रोल करने में, ठीक है। इनके जो एरियाज़ हैं वर्क करने के, वो ह्यूमन राइट्स, रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स, ठीक है, फिर जो क्राइम विक्टिम्स हैं उनकी हेल्प करना, ठीक है, उनको कोलैबोरेट करना। इनकी अगर हम रोल की बात करें ना, तो ये विक्टिम को सपोर्ट करती हैं, ठीक है। फिर ये एडवोकेसी विक्टिम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें रिफॉर्म्स लाने के लिए कंपेन्स चलाती हैं, ठीक है। फिर कुछ जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करती हैं, जैसे सच एज पुलिस ब्रुटैलिटी, ठीक है। फिर जो रॉन्गफुल डिसीजंस हैं उनको ये हाईलाइट करती हैं, उसके ख़िलाफ़ काम करती हैं। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाती हैं एनजीओज़ जो हैं क्रिमिनल्स के लिए, ठीक है। फिर ये क्राइम प्रिवेंशन कंट्रोल, यानी ये क्राइम प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। जब ये लोगों को, पब्लिक को एजुकेट करती हैं अबाउट द प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़, ठीक है, तो ये क्राइम को रोकने में हेल्प करती है। अब हम बात करते हैं क्रिमिनल जो एजेंसीज़ हैं, क्राइम कंट्रोल एजेंसीज़ हैं, उनकी इंपॉर्टेंस की, ठीक है। इनकी सोसाइटी के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। क्राइम कंट्रोल एजेंसी जो है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखती हैं, ठीक है, सोसाइटी के अंदर ह्यूमन बेसिक राइट्स को प्रोटेक्शन देती हैं, ठीक है, क्राइम को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं, कम्युनिटी जो है उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी हैं, और ये रिहेबिलिटेशन और रिफॉर्मेशन के लिए जो इनके जो इंडिविजुअल्स हैं जो क्राइम की तरफ चले गए हैं उनको रिहेबिलिट करने में हेल्प करती। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमने क्राइम कंट्रोल एजेंसीज को स्टडी किया। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है एनलिस्ट एंड डिस्कस द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। हमने जब आउटलाइन के अंदर देखा था तो हमने देखा था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो उन प्रिंसिपल्स के बगैर जो है ना वो क्रिमिनल जो एजेंसीज है, क्राइम कंट्रोल एजेंसीज है, वो उन प्रिंसिपल को वायलेट नहीं कर सकती, ठीक है। आप इसमें से कह लो कि जो प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक फ्रेमवर्क है या एक बॉर्डर है जिससे वो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। पहला है प्रिजर्वेशन ऑफ क्राइम सीन। क्राइम सीन को प्रिजर्व करना ज़रूरी है, ठीक है। प्रिजर्व करना इस तरह से कि जो है वो जब है रिपोर्ट किया जाता है क्राइम को, तो वो उसको जब जो इन्वेस्टिगेटर है वो उसको करता है, विज़िट करता है, तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको प्रिवेंट करे ताकि वहाँ पे मौजूद एविडेंसेस जो है उनको कोई नुकसान ना पहुँच सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, एक पैरामीटर क्राइम सीन के अराउंड लगा दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट एरिया उसको करार दे दिया जाता है, ठीक है। जितने भी पोटेंशियल एविडेंसेस हैं जैसे फिंगरप्रिंट्स, ब्लड स्टेन्स, वेपन्स, उन सब को फुली तौर पे कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है लोगों के वहाँ पे एंटर और एक्साइड पे पाबंदी लगा दी जाती है क्राइम सीन के अंदर, इसको प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस। जो है क्राइम सीन को प्रिवेंट करने के बाद अगला जो प्रिंसिपल हमारे पास इन्वेस्टिगेशन के अंदर होता है वो होता है उसको स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स के साथ एविडेंसेस को कलेक्ट करने के बाद उनको डॉक्यूमेंट करना और उनको प्रिजर्व कर देना, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्टिगेटर के लिए एविडेंस को कलेक्ट करना ज़रूरी नहीं है, उसको प्रिवेंट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। इसके लिए जो है वो अप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। फिर लेबल एंड स्टोर एविडेंस इन सील्ड कंटेनर्स को में सील कर दिया जाता है उनको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। प्रॉपरली डॉक्यूमेंट एट द टाइम, लोकेशन एंड कंडीशन अंडर विच द एविडेंस वाज फाउंड। इसकी प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि ये वाला जो एविडेंस है हमें किस लोकेशन पे, किस टाइम पर, किस हालत में मिला था, ठीक है। अ चेन ऑफ कस्टडी मस्ट बी मेंटेन्ड इंश्योरिंग दैट एविडेंस इज अकाउंटेड फॉर एट एवरी स्टेज, यानी कि जो भी एविडेंस आपने कलेक्ट किया है उसको हर स्टेज पे फुली आपने जो है वो यूज़ करना इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है।
फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है थॉरो डॉक्यूमेंटेशन। इन्वेस्टिगेटर ने अब क्राइम सीन भी प्रिजर्व कर लिया, उसने जो है वो कलेक्ट कर लिया एविडेंस। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि उनको उसको जो है ना थॉरोली डॉक्यूमेंट किया जाए। ठीक है, क्राइम सीन से लेके विटनेसेस के इंटरव्यूज़ तक जो भी ईच एंड एवरी चीज़ जो आपको मौजूद है आपके पास एविडेंस के हवाले से, तो उसको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके हम पॉइंट्स की अगर हम की पॉइंट्स देखें इस प्रिंसिपल के, तो वो है टेक डिटेल नोट्स ऑन ऑब्जर्वेशन इंट्रैक्शन एंड फाइंडिंग्स। इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो कोई जो भी चीज़ फाइंड करता है, कोई ऑब्जर्व करता है, तो उसको वो टोटली डिटेल के साथ डॉक्यूमेंट करेगा। ठीक है, यूज़ फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज़ टू कैप्चर द स्टेट ऑफ क्राइम सीन एट क्राइम सीन के। अब देखिए कोई भी क्राइम सीन है तो उसको आप हम हमेशा के लिए तो प्रिजर्व नहीं कर सकते ना, तो उसको वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ में कैप्चर कर लिया जाता है। प्रिपेयर डिटेल रिपोर्ट, जो भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के अंदर आपने इन्वेस्टिगेट किया उसको एक डिटेल रिपोर्ट बनाना, ये इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है लीगैलिटी एंड एथिक्स। हमने आउटलाइन के अंदर देखा था कि कुछ एथिकल कंसीडरेशंस और कुछ लीगल कंसीडरेशंस इन्वेस्टिगेटर को फॉलो करनी पड़ती हैं। ठीक है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। एविडेंसेस कलेक्ट करते हुए, इंटेरोगेशन करते हुए, दूसरे भी इन्वेस्टिगेशन का जो भी मतलब प्रोसेस है उसको करते हुए लीगल रेगुलेशन से बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब देखें इसके अंदर जो बेसिक चंद एक लीगल रिस्ट्रिक्शंस है ना, वो है रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब देख कोई सस्पेक्ट है या फिर कोई विक्टिम है, वो सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, हर ह्यूमन बीइंग को कुछ ह्यूमन राइट्स दिए जाती हैं, तो इन्वेस्टिगेटर की ये जिम्मेदारी है कि उन ह्यूमन राइट्स को इनवायलेट ना करें। अवॉइड द यूज़ ऑफ coercion, इंटिमिडेशन एंड और इलीगल सर्च और सीजर्स। इलीगल सर्च और सीजर्स को इन्वेस्टिगेटर को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर नॉन ह्यूमन जो एक्ट्स हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। इंश्योर्स एंड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। इट शुड बी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रिंसिपल है लॉजिकल सीक्वेंस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन होती है ना, वो हमेशा एक लॉजिकल सीक्वेंस से चलती है। पहले एक इनिशियल रिपोर्ट होती है, ठीक है, फिर सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन चलती है, इंटेरोगेशंस चलती हैं, एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, और फिर जो है ना वो केस को कंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब कोई भी इन्वेस्टिगेटर जो है ना वो इस तरह से नहीं कर सकता कि वो डायरेक्टली जो है उसने क्राइम सीन विजिट किया है, इनिशियल रिपोर्ट हुई है, तो वो डायरेक्टली जो है ना जंप कर जाए कंक्लूजन्स पे। ठीक है, जब तक वो कुछ नेसेसरी फैक्ट्स को या केस को स्टेप बाय स्टेप नहीं देख लेता। अगर वो ऐसा करता है तो इट इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन हिज इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये एक लीगल सीक्वेंस के खिलाफ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है प्रिंसिपल वो है यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। मॉडरेट क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये ज़रूरी है कि आप जो है ना वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करें। साइंटिफिक मेथड्स के बगैर चूँकि नेचर ऑफ क्राइम्स चेंज हो रही है, तो उसके आप नेचर ऑफ क्राइम चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम को स्टडी करने के लिए आपको अपने जो मेथड्स हैं उसको साइंटिफिक करना पड़ेगा। और वैसे भी चूँकि हम साइंस के एरिया में रहते हैं, तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें सॉलिड एविडेंसेस ढूंढने के लिए जो इन साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल फोरेंसिक टेक्निक्स हैं जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट्स, डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है, टैक्सकोलॉजी, ठीक है, और उसके अलावा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं सच एज फुटेजेस, डिजिटल फोरेंसिक्स, ठीक है, जीपीएस ट्रैकिंग ईटीसी। फिर जो है ना वो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फिर हमारे पास जो लास्ट एक नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है इंटरव्यू इंटेरोगेशन के हवाले से। जो इंटेरोगेशन है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पार्ट इन्वेस्टिगेशन का। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर को जो है ना मस्ट स्किलफुल होना चाहिए कि वो इंटरव्यू जब ले तो वो इसके पास इंटरव्यूइंग स्किल्स हो। ठीक है, विटनेस का ले या विक्टिम्स का ले, ठीक है, तो वो तब तक एक अच्छी इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकता जब तक उसके पास जो है वो इंटरव्यू लेने के लिए फुली तौर पे वो स्किल्ड ना हो। ठीक है, अभी हम जब स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें बात करते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे,
ठीक है, ताकि जो विटनेस है वो डिटेल रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, फिर वो जब इंटरव्यू ले तो कंफर्टेबल सिचुएशन में ले और इसकी एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करे। इंटेरोगेशन के अंदर जो है वो कुछ साइकोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, और लीडिंग और सजेस्टिव जो होते हैं ना, लीडिंग क्वेश्चंस या सजेस्टिव क्वेश्चंस, उसको अवॉइड करना चाहिए इंटेरोगेशन के अंदर। लीडिंग क्वेश्चन का मतलब होता है आप किसी सस्पेक्ट को या किसी विक्टिम को क्लू नहीं दे सकते कि हाँ ऐसे ऐसे तुमने किया। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है कोरोबरेशन ऑफ एविडेंसेस। If any criminal investigation is necessary to corroborate the evidence, this means क्रॉस चेकिंग, एविडेंस को क्रॉस चेक करना। ठीक है, सिर्फ एक अगर आप एक ही पीस ऑफ के इंफॉर्मेशन के ऊपर रिलाई करेंगे तो इट विल बी अनवेरीफाइड एविडेंस। इसलिए आपको, यानी कि आप इस तरह से आम लफ्ज़ों में कह लें कि आपको सिक्के के दोनों रुख देखने पड़ेंगे। इसके लिए क्या आप करेंगे कि आप विटनेस स्टेटमेंट्स को फिजिकल एविडेंस के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, फिर आप डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस यूज़ करेंगे, जस्ट एज फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशंस, टेस्टिमोनियल वगैरह। ठीक है, फिर आप हर इफेक्ट को, हर एविडेंस को अलहदा से इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास जो है वो है ऑब्जेक्टिविटी एंड इम्पार्शियलिटी। इन्वेस्टिगेशन मस्ट रिमेन ऑब्जेक्टिव थ्रू द इन्वेस्टिगेशन। उसको अपनी बायसेस को, अपनी जो पर्सनल गर्जेस हैं, उसको अपने पर्सनल जो ओपिनियंस हैं उससे हट के जो है ना उसको एक तरफ रख के इन्वेस्टिगेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो है ना वो फोकस करना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए कि ही शुड कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, कोई भी पॉसिबल लीड या पॉसिबल जो वजह हो सकती है उसको समझने के लिए उसको ओपन माइंडेड होना चाहिए। ठीक है, अवॉइड फॉर्मिंग अर्ली कंक्लूजन्स को, उससे बचना चाहिए। इंश्योर दैट द ऑल सस्पेक्ट्स आर ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली। सस्पेक्ट्स हों, विक्टिम्स हों या क्रिमिनल्स हों, उसको इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि उनको फेयरली और इक्वली ट्रीट करे। ठीक है, फॉलो अप एंड नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसका प्रिंसिपल है वो है फॉलो अप एंड रिव्यू। अ सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स फॉलो अप एक्शन इंक्लूडिंग री इंटरव्यूइंग विटनेसेस। यानी कि जो सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन होती है वो ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा इंटेरोगेशन की, एक दफ़ा आपने एविडेंस को स्टडी किया तो बस ख़त्म हो गई। ये जो है ना एक सक्सेसफुल इन्वेस्टिगेशन के लिए ज़रूरी है कि आप रीचेक करते जाएं, री इंटेरोगेशन करें बार बार। ठीक है, तो इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा कि आपको अनरिजॉल्व एस्पेक्ट्स ऑफ केसेस को बार बार रिविजिट करना पड़ेगा। ठीक है, एविडेंसेस को रिव्यू करें, केस फाइल्स को रिव्यू करें। ठीक है, दूसरे इन्वेस्टिगेटर्स के साथ जो है वो कोलैबोरेशन में रहें, इससे आपको ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। जो इसका हमने इसमें जो हमने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के प्रिंसिपल्स को वो पूछा था तो उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्कस इन डिटेल द इंटरव्यूइंग एंड इंटेरोगेशन टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने कहा है कि आप डिटेल में डिस्कस करें इंटरव्यूइंग और इंटेरोगेशन टेक्निक्स को। ठीक है, हमने पढ़ा था कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो होता है इंटेरोगेशन। तो इंटेरोगेशन की ना कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसको शुरू में आप जो है इंटेरोगेशन की कुछ इंट्रोडक्शन देंगे और नेक्स्ट जो है ना वो हम इंटेरोगेशन टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। तो जो इंटरव्यू या इंटेरोगेशन होती है ना उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो मकसद होता है वो होता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, विटनेसेस से, विक्टिम से और सस्पेक्ट से, सबसे। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो देखते हैं कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं। इसकी टेक्निक को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इन इंटरव्यूज़ की या इंटेरोगेशन की टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो इंटरव्यू या इंटेरोगेशन होती है वो 3 तरह की होती है। एक विक्टिम इंटरव्यू होता है, जो विक्टिम होता है ना उससे जब आप पूछते हो। ठीक है, ये जो इंटेरोगेशन होती है ना ये सबसे हार्म जो कॉज्ड हुआ है, जो नुकसान हुआ है उससे रिलेटेड होती है। ठीक है, फिर हमारे पास विटनेस इंटरव्यूज़ होते हैं, ये कुछ ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया विटनेसेस ने, चाहे वो आई विटनेसेस हैं या फिर वो। और फिर हमारे पास सस्पेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं। सस्पेक्ट इंटरव्यूज़ होते हैं ये अकाउंट करते हैं, जो सस्पेक्ट है ना, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, जिनके बारे में आपको शक है कि ये क्रिमिनल हो सकते हैं, ये उनको अकाउंट करने के लिए होते हैं।
ठीक है, तो आइए हम कुछ टेक्निक्स को देखते हैं। पहली टेक्निक हमारे पास है प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए इन्वेस्टिगेटर को जो है ना वो इंटरव्यू को एक पूरी तरह जो है ना वो उसको प्रिपेयर करना चाहिए, उसके लिए प्लान करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए कुछ अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल क्राइम सीन रिपोर्ट्स हैं, विटनेसेस के स्टेटमेंट्स हैं, कुछ बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं। उसको जो है वो आप अपनी प्लानिंग के तौर पे, अपनी प्रेपरेशन के तौर पे यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट जो टेक्निक हमारे पास वो है इस्टेब्लिशिंग रैपर्ड। ठीक है, इसमें क्या है कि इंटरव्यू को जो है वो एक कनेक्शन करना चाहिए, एक अच्छा कनेक्शन डेवलप करना चाहिए जिसको वो इंटरव्यू कर रहा है, जिसको वो इंटेरोगेट कर रहे हैं। ठीक है, कि रिलैक्स्ड और ट्रस्टिंग इंटरव्यू होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि यूज़ बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो सपोर्टिव होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। कुछ सिंपैथी आप जो भी इंटरव्यू जिसका आप ले रहे हो, वो विटनेस है, वो विक्टिम है या वो सस्पेक्ट है, उसके लिए जो है ना आप सिंपैथी शो करें। ठीक है, फिर एक नेचुरल क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है ना वो सेंसिटिव क्वेश्चन के ऊपर चले जाएं। इंटरव्यू शुड बी स्टार्ट फ्रॉम अ नेचुरल क्वेश्चन। ठीक है, कोई आम क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट हमारे पास टेक्निक है ओपन एंडेड क्वेश्चनिंग। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, एक ऐसे आपके क्वेश्चन जो है ना इंटरव्यू के ऐसे होने चाहिए जिसपे जो आपका इंटरव्यू है, यानी जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो, जिसका आप इंटेरोगेट कर रहे हो, वो एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स दे सके। ठीक है, ये नहीं है कि वो आप एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो बस येस और नो कहे। आप फॉर एग्जांपल कोई भी इंटरव्यू ये पूछता है कि तुमने ये क्राइम किया है, तो वो कहेगा हाँ या ना। लेकिन अगर आप इसकी बजाय कि ऐसा क्वेश्चन पूछें कि जो अ, उसको ओपन माइंडेड आंसर या एक पूरा डिटेल्ड आंसर देने के लिए मोटिवेट करें। फॉर एग्जांपल आप इससे ये पूछ सकते हो कि जो भी हुआ था ना उस रात वो तुम बताओ। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जो है ना, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है कि जो भी इंटरव्यू आपको दे रहा है आपने उसकी वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशंस के ऊपर टारगेट करना है, उसको फोकस करना है, उसकी वर्ड्स के ऊपर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, उसकी टोन के ऊपर। ठीक है, तो इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप बगैर किसी इंटरप्शन के उसको सुने। ठीक है, नॉन वर्बल क्यूज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर कंसीडर करें। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है कॉग्निटिव इंटरव्यू टेक्निक्स। दिस टेक्निक्स इज यूज्ड टू एनहांस द रिकॉल ऑफ विटनेस बाय आस्किंग देम टू रिक्रिएट द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इवेंट। ये टेक्निक्स वहाँ यूज़ की जाती है जब आप किसी शख्स को दोबारा इंटरव्यू लें, तो आप उसको उसके पिछले इंटरव्यू का हवाला दे सकते हो, उसको रिकॉल करवा सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप उसको कहते हो कि तुम इस इवेंट्स को दोबारा रिकॉल करके हमें बताओ। ठीक है, उसको आप इनकरेज कर सकते हो कि वो ज़्यादा डिटेल से चीज़ों को बताए और कुछ सम इररिलेवेंट चीज़ों को जो है ना वो छोड़ दे, वो भी बताएं, क्योंकि मे बी जो आपको पहले इनरेलीवेंट लग रही थी, अगर आप दोबारा उसको इंटेरोगेट करोगे तो आपको वो भी रेलिवेंट लगेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो लास्ट एक इसकी स्ट्रैटेजी है, वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने पहले भी बात की कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस जस्ट लाइक बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, टोन ऑफ वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इंसान की वर्बल कम्युनिकेशन से ज़्यादा उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन उसको डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो इंटरव्यू के जो इंटरोगेशन ऑफिसर है या इंटरव्यू ले रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो है ना इसके जो बॉडी लैंग्वेज है या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको फुली तौर पे समझने वाला हो। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई हमारे पास टेक्निक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरव्यूज़ जो हैं उसको कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। मेमोरी डिस्टॉर्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जब भी क्राइम होता है ना, वो सस्पेक्ट हो, वो विटनेस हो या वो विक्टिम हो, उसके लिए वो स्ट्रेस का बायस होता है। तो उससे क्या होता है कि वो टाइम गैप्स की वजह से, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से विटनेसेस जो है ना उनको बहुत सी चीज़ें कभी भूल जाती हैं। ठीक है, फिर बाइस एंड जो बाइसेस हैं, पर्सनल बाइसेस हैं, वो चाहे इंटरव्यू के हों या इंटरव्यू देने वाले के हों, वो इफेक्ट कर सकती हैं। फिर विटनेस जो है ना विटनेस फियर
विटनेस जो है, ख़ासतौर पर विटनेसेस जो है ना, उनका फियर के कहीं उनको कोई नुकसान ना पहुंच जाए, वो भी इफ़ेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अब हम देखते हैं इंटेरोगेशन टेक्निक्स को। इंटेरोगेशन टेक्निक्स जो है, अच्छा, इंटरव्यू और इंटेरोगेशन में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इंटेरोगेशन जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही इसकी टेक्निक्स हैं, ठीक है। हमारे पास प्रेपरेशन एंड केस फेमिलैरिटीज़ है। इंटेरोगेशन को स्टार्ट करने से पहले इन्वेस्टिगेटर को चाहिए कि वो केस को फुली तौर पे स्टडी कर ले, केस की सारी डिटेल्स को, एविडेंसेस को, सस्पेक्ट्स के बैकग्राउंड्स को, ठीक है, उसको रिव्यू कर ले, क्रिमिनल की हिस्ट्री को रिव्यू कर ले, एलिबाइज वगैरह को। नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारे पास वो है एक्यूजेटरी अप्रोच। इंटेरोगेशन एंड एक्यूजेटरी टोन में बी यूज टू confront the suspect with evidence and inconsistencies in their story. The aim is to put pressure on the suspect to confess or provide information. अच्छा, ये जो है ना एक्यूजेटरी अप्रोच, इसमें क्या किया जाता है कि इंटेरोगेशन को थोड़ा सख्ती, उसका जो लहजा है वो थोड़ा सख्त होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अगर वो जो क्रिमिनल का सस्पेक्ट का इंटरव्यू ले रहा है तो उसको हवाले से उसको ज़्यादा डिटेल्ड एविडेंसेस हों, या फिर अगर वो विटनेस का ले रहा है तो उसको ज़्यादा डिटेल्ड जो स्टोरी है वो पता चल सके, ठीक है। फिर हमारे पास एक टेक्निक है रेड टेक्निक। ऑन द मोस्ट वाइडली नोन इंटेरोगेशन मेथड्स, द रेड टेक्निक इन्वॉल्व्स अ 9-step प्रोसेस दैट मूव्स फ्रॉम द इनिशियल क्वेश्चनिंग फेज टू द इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन एम टू लिस्टिंग और कन्फेस। इट डिवाइडेड इनटू स्टेजेस: फैक्ट एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस एंड एक्यूजेटरी इंटेरोगेशन। ये जो है ना रेड टेक्निक, ये एक स्टेप बाय स्टेप चलने वाला, ये एक्चुअली एनालिसिस है, ठीक है। फैक्ट्स को एनालिसिस करना, बिहेवियर, ये जो टेक्निक है ना, ये पहले फैक्ट्स को जितने भी आपको क्राइम सीन से मिले हैं उनको एनालिसिस करती है, उनका एनालिसिस करती है, उनको चेक करती है। फिर ये जो हमारे पास सस्पेक्ट्स हैं, विक्टिम्स हैं, और जो देखे किसी भी क्राइम से रिलेटेड 3 तरह के लोग होते हैं: सस्पेक्ट्स होते हैं, विक्टिम्स होते हैं और विटनेसेस होते हैं। उनके बिहेवियर को एनालिसिस करती है, उसके बाद ये एक्यूजेटरी इंटेरोगेशंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास इंटेरोगेशन का जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है गुड कॉप बैड कॉप। गुड कॉप बैड कॉप है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंटेरोगेशन टेक्निक्स में से एक है। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं ना, इसको इस टेक्निक में एक इन्वेस्टिगेटर नहीं होता, 2 होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि एक गुड कॉप होता है और एक बैड कॉप होता है। एक जो है ना, वो जो गुड कॉप वाला इन्वेस्टिगेटर होता है ना, वो विक्टिम को, ये ज़्यादातर ना सस्पेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, तो वो उसके साथ वो हमदर्दी दिखाता है, ठीक है, हमदर्दी से उससे बातें निकलवाने की कोशिश करता है। तो अगर वो हमदर्दी से नहीं मानता, फिर बैड कॉप यूज़ किया जाता है। फिर जो दूसरा होता है ना इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर, वो गुस्सा दिखा के, या आप कह लो कि सख्ती से फिर वो इसको इंटेरोगेट करता है, ठीक है। तो गुड कॉप बैड कॉप जो है ना, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इंटेरोगेशन टेक्निक में से एक है, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टेक्निक है डिसेप्शन डिटेक्शन। जो इंटेरोगेशंस है ना, इंटेरोगेटर्स हैं, उनको हाईली ट्रेन किया जाता है कि वो डिसेप्शन को जो है ना, उसके साइंस को रिकग्नाइज कर सकें। अब जैसे चेंज ऑफ स्पीच पैटर्न्स में अगर कोई जिसके आप इंटरव्यू ले रहे हो, बात करते करते किसी का स्पीच पैटर्न चेंज हो जाता है, टोन्स चेंज हो जाती हैं, तो इट्स मीन के वो कुछ छुपा रहा है, ठीक है। तो ये डिसेप्शन टेक्निक्स जो है ना, ये इंटेरोगेटर को सिखाई जाती हैं। इसको सिखाने के लिए, या जो डिसेप्शन को डिटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन शुड फोकस ऑन माइक्रो एक्सप्रेशंस पे फोकस करना चाहिए, ख़ास तौर पे फेशियल एक्सप्रेशंस के ऊपर, ठीक है। फिर जो है वो सस्पेक्ट्स की वॉइसेस, पोस्चर्स में को फोकस रखता है, ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है वो है मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन जो है ना, इट इज डिफाइंड एज द इंटेरोगेटर डाउन प्लेस द सिवियरिटी ऑफ द क्राइम और द सस्पेक्ट्स इन्वॉल्वमेंट, ऑफरिंग सिंपैथी एंड सजेस्टिंग दैट कन्फेसिंग माइट मेक सिचुएशन बेटर। फॉर एग्जाम्पल, वो सस्पेक्ट को कहता है, इस टेक्निक में क्या किया जाता है कि सस्पेक्ट को ये कहा जाता है कि अगर तुम कन्फेस कर दो तो इससे क्या होगा कि
सिचुएशन जो है थोड़ी बेहतर हो जाएगी, तुम्हारे लिए चीज़ें तुम्हारे हक में जाएंगी, और हमें ये कहा जाता है तुम्हारी सज़ा में कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि चीज़ों को जो है ना इंटरव्यू इंटेरोगेशन उसके टाइम को मिनिमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। फिर मैक्सिमाइजेशन है, द इंटेरोगेटर एग्जैजरेट द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम एंड द, इसमें क्या किया जाता है कि जो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसको इंटेरोगेट कर रहे हैं, उसके आगे आप जो है ना एविडेंसेस को, सीरियसनेस को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ठीक है, ताकि उसका प्रेशर कायम रहे उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक हमारे पास है बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रैपर्ट इन इवन इन इंटेरोगेशन। बिल्डिंग रैपर्ट कैन बी क्रूशियल इन ब्रेकिंग डाउन द सस्पेक्ट्स डिफेंस। आप सस्पेक्ट का इंटरव्यू कर रहे हो, विटनेस का इंटरव्यू कर रहे हो, या विक्टम्स का कर रहे हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि कोई इंटेरोगेशन ऑफिसर जो है, या फिर जो एजेंसी, क्रिमिनल एजेंसी लाइक पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, ज़रूरी ये है कि जो इंटरव्यू देने वाला है उसका उसके ऊपर ट्रस्ट कायम हो। ठीक है, विदाउट एनी ट्रस्ट आप ना इंटेरोगेट कर सकते हो, ना इंटरव्यू कर सकते हो, ना ही किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं इंटेरोगेशन के ऊपर कौन से चैलेंजेस का सामना हो सकता है। फॉल्स कन्फेशंस हो सकती हैं, कभी कभी जो है इंटेरोगेशन के जो होते हैं प्रेशर में आके विक्टिम जो है वो फॉल्स कन्फेशंस भी कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लीगल एंड एथिकल बाउंड्रीज हैं जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है। फिर सस्पेक्ट रेजिस्टेंस है, अगर जो इंडिविजुअल्स हैं सस्पेक्ट हैं या विटनेस है या विक्टिम्स हैं वो कोऑपरेट फुली नहीं करते, तो ये एक चीज़ इंटेरोगेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने पूछा था इंटेरोगेशन इंटरव्यूइंग की टेक्निक्स को, और वो हमने इन डिटेल जो है वो डिस्कस की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइबर क्राइम्स। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द साइबर क्राइम्स एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो साइबर क्राइम्स को हमने डिफाइन इस तरह से किया था कि जब आप कंप्यूटर्स को, डिजिटल डिवाइसेस को, स्पेशली इंटरनेट को यूज़ किया जाता है इलीगल एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए, तो ये साइबर क्राइम्स होते हैं। ठीक है, साइबर क्राइम जो है ना इट्स वन ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग फील्ड एंड रैपिडली ग्रोइंग क्राइम्स हैं इस वक्त। ये मॉडर्न क्राइम्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस तरह से फिर इनको रोकने के लिए, इनको अरेस्ट करने के लिए इनके लिए अलहदा से आपको एक लीगल सिस्टम के अंदर चीज़ें ऐड करनी पड़ी हैं। ठीक है, अब हम जो है ना वो डिस्कस करते हैं साइबर क्राइम्स की टाइप्स को। पहले जो टाइप है वो हैकिंग है। हैकिंग का मतलब होता है कि अनअथॉरिटाइज तरीके से किसी के कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस करना। ठीक है, ये ज़्यादातर जो है ना ये ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि सिक्योरिटी मेजर्स को, फॉर एग्जांपल किसी का अगर फेसबुक पे अकाउंट है तो उसके कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं, पासवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, कुछ प्राइवेसी टेक्निक्स हैं, तो हैकर्स जो क्या करते हैं कि इन सिक्योरिटी मेजर्स को ब्रेक कर देते हैं और फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस या जो लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको वो ट्रेस करते हैं। हैकिंग जो है ना ये इंडिविजुअली हो सकती है, ये स्टेट के ख़िलाफ़ भी हो सकती है। हैकर्स जो है वो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस को भी हैक कर लेते हैं, कभी इंडिविजुअल के। इसका जो मकसद ज़्यादातर होता है ना वो क्रिमिनल गेन्स होता है, पॉलिटिकल पर्पसेस होता है। ठीक है, और ये कभी कभी जो है ना दुनिया में ज़्यादातर हैकिंग जो है ना वो एज आ प्रोटेस्ट भी यूज़ होती है। ठीक है, ज़्यादातर जो स्टेट के ख़िलाफ़ हैकिंग होती है वो एज आ प्रोटेस्ट यूज़ होती है। दूसरा हमारे पास साइबर क्राइम की टाइप है आइडेंटिटी थेफ्ट। साइबर क्रिमिनल्स ऑफन गेज इन आइडेंटिटी थेफ्ट बाय ऑब्टेनिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को निकाल के उसको जो है वो गलत तरीके से यूज़ करते हैं। तो किसी की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके ना, मतलब चोरी करके तो उसको यूज़ करते हैं, तो वो अनअथॉराइज तरीके से, तो वो हम कहते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट है, आइडेंटिटी का चोरी करना। फॉर एग्जांपल किसी की बैंकिंग डिटेल्स को यूज़ करना, किसी के सिक्योरिटी नंबर्स को यूज़ करना, ठीक है, एड्रेसेस को यूज़ करना। ये भी जो है ना आइडेंटिटी थेफ्ट, ये भी तेज़ी से फैलने वाले क्राइम्स में से एक है। फिशिंग करना नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है साइबर क्राइम की, वो है फिशिंग करना। फिशिंग इन्वॉल्व द सेंडिंग फ्रॉडलेंट ईमेल्स और मैसेज दैट अपीयर टू बी फ्रॉम लेजिटिमेट रिसोर्सेज टू ट्रिक इंडिविजुअल इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये होता है लोग जो है ना वो इस तरह के मैसेजेस, फेक मैसेजेस भेजते हैं, और इस तरह से भेजते हैं कि हमें लगता है कि ये बैंक की तरफ से या किसी गवर्नमेंट एजेंसीज़ की तरफ से आए हैं। और इसके बदले में क्या होता है कि जो लोग हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिटेल्स ETC। ठीक है,
अब हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है वो है फाइनेंशियल फ्रॉड की। फाइनेंशियल फ्रॉड है साइबर क्राइम्स ऑफन टारगेट द फाइनेंशियल सेक्टर थ्रू स्कीम्स लाइक ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इन्वेस्टिगेशन स्कैम्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और इस तरह के ऑनलाइन जो फ्रॉड्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा तेज़ी से फैलने वाला साइबर क्राइम है। और ये जो ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा हमारे पास मॉडर्न एरा में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं, ठीक है, स्पेशली जो इन्वेस्टिगेशंस इन इन्वेस्टमेंट स्कैम्स होते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है साइबर स्टॉकिंग एंड हरासमेंट। साइबर हरासमेंट जो है ना वो भी साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है इंटरनेट को यूज़ करके या दूसरे डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स को यूज़ करके किसी को हरास करना, ठीक है। इट इन्वॉल्व इसमें थ्रेटनिंग मैसेजेस भेजना, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाना, ठीक है, हैकिंग, किसी के सोशल मीडिया पे हैकिंग, पर्सनल अकाउंट को हैकिंग करके उसको हार्म करने की कोशिश करना, ये सब जो है ना ये साइबर हरासमेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रेंसोवेयर। रेंसोवेयर इज़ अ टाइप ऑफ मेलवेयर दैट लॉक्स अ यूज़र कंप्यूटर्स और इनक्रिप्ट्स देयर फाइल्स रेंडरिंग देम इनएक्सेसिबल। जब आप कोई भी क्रिमिनल रेंसोवेयर करता है ना तो वो जिस कंप्यूटर को टारगेट करता है, जिस इंडिविजुअल के, वो जो इंडिविजुअल है ना जिसका कंप्यूटर, वो खुद भी उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, ठीक है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और नतीजे में ये भी जो है ना वो एक्सेस पाने के लिए किया जाता है टू द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड अदर पेमेंट्स ETC, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है वो है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म रेफर्स द यूज़ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी टू कैरी आउट द अटैक्स दैट कॉज वाइड स्प्रेड फियर, डिस्ट्रप्शन, डैमेज, ऑफन विद द पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल मोटिव्स। जब आप टेररिज्म की बात करते हो ना तो हमने हमेशा ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल मोटिव्स पे चलती है, ठीक है। तो इसका मकसद क्या होता है? डैमेज करना। जब आप ये सारे मकसद को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हो, तो ये साइबर टेररिज्म बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज़, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट जो है ना वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है क्रिमिनल्स के लिए, जो कि लार्जली चाइल्ड्स को अब्यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे पोर्नोग्राफी शूट करने के लिए, जो ग्रूमिंग चाइल्ड है उनको अब्यूज़ की तरफ लाने के लिए, ठीक है, डेंजरस सिचुएशंस को क्रिएट करने के लिए अब इंटरनेट को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है साइबर एस्पाइनेज। Cyber espionage involves unauthorized access to confidential information often for political, military, economic advantages। ये जो है ना साइबर एस्पाइनेज, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ख़िलाफ़ किया जाता है। जब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को फ्रीक्वेंटली टारगेट करके उनके जो हैकर्स वगैरह हैं उनकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को हासिल कर लेते हैं, तो ये साइबर स्पाइनेज होता है, ठीक है। ये ज़्यादातर पॉलिटिकल या मिलिट्री या इकोनॉमिक एडवांटेजेस के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है साइबर बुलिंग। जो लास्ट टाइप है हमारे पास, साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू हरास, थ्रेटन और एम्ब्रेस इंडिविजुअल्स, ऑफन चिल्ड्रन एंड। साइबर बुलिंग जो है ना ये हरासमेंट की ही एक एग्ज़ाम है, ठीक है। उनको थ्रेट करने के लिए चिल्ड्रन या टीनेजर्स को, ये जब आप इंटरनेट को इस्तेमाल करते हो तो ये साइबर बुलिंग होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि साइबर क्राइम्स को जो रोकने के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जा सकती है, ठीक है। पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी टेक्निक साइबर क्राइम्स के अंदर यूज़ की जाती है। इसमें मालवेयर्स यूज़ किए जाते हैं। मालवेयर्स जो है ना ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका मकसद ही कंप्यूटर्स या नेटवर्क्स को डैमेज करना होता है, जैसे वायरसेस होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स। डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इन्वॉल्व्स ओवरलैमिंग अ नेटवर्क सर्वर वेबसाइट विद एक्सेसिव ट्रैफिक, रेंडरिंग इट अनयूजेबल फॉर लेजिटिमेट यूजेस। ये जो होता है ना डिनाइल ऑफ सर्विसेज, ये एक ऐसा टेक्निक है साइबर क्राइम के अंदर जहाँ पे किसी भी नेटवर्क को या किसी भी वेबसाइट को गलत तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके उसको अनयूजेबल बना दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। ये इस तरह से करते हैं कि ये सोशल इंजीनियरिंग के अंदर ना, इस टेक्निक के अंदर क्रिमिनल्स जो करते हैं लोगों को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि लोग खुद अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनको दे देते हैं,
ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर मेलिशियस कोड इज इंसर्टेड इनटू अ वेबसाइट्स डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज। जो उसके डेटाबेस होते हैं कंप्यूटर का, उसमें कोई मेलिशियस कोड या गलत कोड डाल के उसको क्या करते हैं कि इसके जो सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं वेबसाइट के, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और नतीजे के तौर पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है ना वो डेटाबेस से लीक हो जाती है। ठीक है। की लॉगिंग है नेक्स्ट टेक्निक। की लॉगिंग इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द की स्टॉक्स अ यूजर मेक्स ऑन देयर कंप्यूटर और डिवाइस। साइबर क्रिमिनल्स कैन यूज़ की लॉगर्स टू कैप्चर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक यूज़र नेम्स। जब कोई भी शख्स अपना कंप्यूटर या मोबाइल यूज़ करता है ना, तो उसमें वो कुछ की स्ट्रोक्स यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल उसका पासवर्ड, उसकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, उसका यूज़र नेम ईटीसी। तो ये की लॉगर्स को इस्तेमाल करके इस ऐसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चोरी करना, ये जो है ना वो की लॉगिंग होती है। अब हम देखते हैं साइबर क्राइम्स के इम्पैक्ट्स क्या हैं। इकोनॉमिक लॉस, बड़ा दुनिया में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी की वजह से। ठीक है। डेटा ब्रीचेस होती हैं। डेटा जो है वो कभी कभार बड़ा सेंसिटिव डेटा वो लीक हो जाता है, और उस लीक होने की वजह से क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं। जो साइबर विक्टिम है ना, इसके जो साइबर विक्टिम होता है कोई भी शख्स, फॉर एग्जाम्पल बुलिंग का या हरासमेंट का, उसकी साइकोलॉजिकल जो है ना हेल्थ वो बड़ी बुरी तरह मुतासिर होती है। ठीक है। फिर हमारे पास है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं। साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी को। लॉस ऑफ प्राइवेसी, साइबर क्राइम्स की वजह से प्राइवेसी जो है लोगों की, पर्सनल्स की भी और ऑर्गेनाइजेशंस की भी, वो थ्रेट हो रही है। अब हम देखते हैं कि इसको साइबर क्राइम को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन करके, उनको मजबूत करके आप इसको प्रिवेंट कर सकते हो। साइबर अवेयरनेस और एजुकेशन अवेयरनेस लोगों में फैला के साइबर क्राइम के हवाले से उसको आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। ज़रूरत इस चीज़ की है कि लेजिस्लेशन और लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशल साइबर क्राइम्स के लिए लॉज बनाए जाएँ, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और फिर साइबर क्राइम जो होते हैं ना वो वर्ल्ड वाइड होते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट्स की स्टेट बाय स्टेट एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना ज़रूरी है। ठीक है। हमारे पास जो है वो आप रेगुलरली मोनीटर ऑर्गेनाइजेशन या जो गवर्नमेंट शुड रेगुलरली मोनीटर द साइबर नेटवर्क्स। ठीक है। तो ये हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के हवाले से क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन की, उसकी टाइप्स को स्टडी किया, उसके इम्पैक्ट्स को और उसके प्रिवेंशन को स्टडी किया। हमारे पास पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है ना वो है, ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है ना, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके। तो कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है ना 3 बेसिकली होते हैं, तो दो में किसी में से 2 के ऊपर नोट लिखे। तो हमारे पास पहला है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को पहले तो हम डिफाइन करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द ओरिजिन ऑफ मनी obtained through illegal activities such as drug trafficking, करप्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग से के ज़रिए इलीगल तरीके से पैसे को जो है ना वो हासिल करना और उसको सप्लाई करना, उसको हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इसके लिए ना टर्म यूज़ की जाती है डर्टी मनी। ठीक है। जब आप अपने फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर डर्टी मनी को यूज़ करते हो, आप उर्दू के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है काला धंधा। ठीक है। काला धंधा, तो ये वो है। ठीक है। इसमें जो है ना वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर ना 3 स्टेजेस। मनी लॉन्ड्रिंग ना एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है। पहली होती है प्लेसमेंट। द फर्स्ट स्टेज वेयर इलीगल फंड्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। इट ऑफन इन्वॉल्व्स डिपॉजिट्स कैश इनटू बैंक्स, ब्रेकिंग डाउन लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इनटू स्मॉलर डिपॉजिट्स। अब देखिए ये जो है ना मनी लॉन्ड्रिंग, उसका जो सब पहला स्टेप होता है ना वो होता है फंड्स को प्लेस करना। इसके लिए फॉर एग्जाम्पल बैंक के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा कैश निकलवा लेना। ठीक है। अपनी जो हाई वैल्यू सेट्स हैं वो ख़रीदना। ठीक है। यानी कि जो पैसा है ना, जो आपके पास गलत तरीके से पैसा है, उसको प्लेस किया जाता है। फिर है लेयरिंग। इन दिस स्टेज द लॉन्डर अटेम्प्ट्स टू डिस्टेंस द मनी फ्रॉम इट्स इलीगल सोर्स बाय मूविंग इट थ्रू वेरियस फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन। अच्छा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादातर पैसे की शक्ल में उसको अपने पास नहीं रखते। ठीक है। वो जो है ना उसको लेयरिंग उसकी कर देते हैं, उसको कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में बदल देते हैं। ठीक है। कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं ETC। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है इंटीग्रेशन। द फाइनल स्टेज इन्वॉल्व इन री इंट्रोड्यूसिंग द नॉन लॉन्ड्रिंग मनी। जो वो मनी
शुरू में उन्होंने प्लेस किया था, फिर उसको उन्होंने जो है ना वो लेयर किया था डिफरेंट ट्रांजेक्शन में, उसको अब ये दोबारा से अगेन हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट्स और रियल एस्टेट्स वगैरह की शक्ल में, तो इसको जो हम कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना ये सवेयर मनी इकोनॉमी के ऊपर बड़े बुरे इफेक्ट्स करती है। मॉडर्न एरा के अंदर ये इंट्रोड्यूस होने वाला क्राइम है और ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसको ट्रेस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है ना क्वेश्चन का, वो है वाइट कॉलर क्राइम्स। वाइट कॉलर क्राइम्स को हमने शुरू में जब हम क्रिमिनल्स की डेफिनेशन पढ़े तभी डिस्कस किया था। ये नॉन वायलेंट क्राइम और फाइनेंशियली मोटिवेटेड क्राइम्स होते हैं। ये ऐसे लोगों के क्राइम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हाईली जो हमारी हाई पोस्ट्स होती हैं उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है ना प्रोफेशनल लोग होती हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, या प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा प्रोफेशनल लोग होते हैं। ऐसे लोगों को आप देख के मतलब कि अच्छा, वाइट कॉलर क्राइम जो है ना उनको डिटेक्ट करना, उनको ट्रेस करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है ना वो कोई लूप होल नहीं छोड़ते। ठीक है, इसमें जो है ना अगर हम वाइट कॉलर क्राइम्स के टाइप्स की बात करें तो उसमें फ्रॉड आ जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड, अब जैसे इंश्योरेंस फ्रॉड है, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड है। फिर एम्बेजलमेंट्स आती हैं। एम्बेजलमेंट कहते हैं मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स और प्रॉपर्टी इंटरेस्टेड टू एन इंडिविजुअल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन। वो किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो किसी को फंड्स दे रही है इलीगल तरीके से, तो उसको हम कहते हैं कि ये भी वाइट कॉलर क्राइम है। इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्टॉक्स और अदर सिक्योरिटीज़ बेस्ड ऑन नॉन पब्लिक मटेरियल इंफॉर्मेशन। जब नॉन पब्लिक तरीके से, नॉन डॉक्यूमेंटेड तरीके से जो इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में ट्रेडिंग करते हैं तो हम कहते हैं ये इनसाइड ट्रेडिंग है। ठीक है, फिर है करप्शन। करप्शन भी जो है ना एक वाइट कॉलर क्राइम है। ठीक है, करप्शन का तो पता है आपको कि यूज़ ऑफ मिस यूज़ ऑफ योर पावर्स। फिर टैक्स एवेजन है। टैक्स एवेजन होता है कि टैक्स का ना पे करना। ठीक है, और ये लोग जो है ना वाइट कॉलर क्रिमिनल्स, ये टैक्स पे नहीं करते, लेकिन ये इस तरह से डॉक्यूमेंटेड या लीगल तरीके से डॉक्यूमेंटेड कर दिया जैसे उन्होंने टैक्स पे किया है। ठीक है, अच्छा, ये वाइट कॉलर क्राइम जो है ना ये इसीलिए इनको ट्रेस करना मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल जो होते हैं ना वो अपने क्राइम को एक लीगल टच दे देते हैं। ठीक है, हमें देख के लगता ही, अगर हम लीगल प्रोसीडिंग्स देखें तो हमें लगता ही नहीं है कि इसने क्राइम किया है। ठीक है, नेक्स्ट और तीसरा यहाँ पे पोर्शन है वो हमारे पास है क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ को हम डिफाइन करते हैं, क्रिमिनल इज द बॉडी ऑफ लॉ दैट डिफाइंस ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, गवर्नमेंट और पब्लिक एंड प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट फॉर इंडिविजुअल्स। एक ऐसा लॉ जो कि जब स्टेट गवर्नमेंट्स या पब्लिक के खिलाफ ऑफेंस हो तो उसको पनिश करने के लिए जो है ना रूल्स दे, तो हम कहते हैं कि ये क्रिमिनल लॉ है। ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ का जो बेसिक पर्पस, प्राइमरी पर्पस होता है वो लॉ होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना, क्रिमिनल बिहेवियर को एड्रेस करना। ठीक है, विक्टिम्स को जस्टिस देना। ठीक है, क्रिमिनल लॉ जो है इसमें स्टेट प्रोसिक्यूटिंग शामिल होती हैं। अच्छा, इसकी एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, क्रिमिनल लॉ के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो होता है एक्टस रियूस, द एक्ट। अच्छा, इसमें ना हमेशा तीन चीज़ें होती हैं, द एक्ट, द इंटेंट और कॉजेशन। ठीक है, और पनिशमेंट, चार चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक्ट, द एक्ट होता है द फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग क्राइम। कोई शख्स जो है ना फिजिकली क्राइम कर रहा है तो इट्स द एक्ट। ठीक है, जो वो कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मर्डर किया तो वो एक्ट है। ठीक है, द इंटेंट, मेंटल स्टेट और इंटेंशन, क्यों उसने वो किया। देखिए, कोई भी क्राइम है ना दुनिया में उसके पीछे इंटेंशन ज़रूर होती है, चाहे वो वाइट कलर क्राइम हो, कुछ भी हो, इवन हैबिचुअल या जो इवन साइकोलॉजिकल क्राइम हो, साइकोलॉजिकल डिसेबल्ड क्राइम हो, उसमें भी जो है ना एक इंटेंशन ज़रूर होती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉजेशन, क्यों किया। द एक्ट का मतलब है क्या किया, द इंटेंट का मतलब है क्यों, जो है वो कैसे किया। ठीक है, और कॉजेशन का मतलब है क्यों किया। ठीक है, और पनिशमेंट जो होता है ना, क्रिमिनल लॉ का बेसिक पर्पस होता है कि वो क्राइम को रोकने के लिए क्रिमिनल्स को पेनाल्टीज़ या पनिशमेंट्स दे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2016 का पास पेपर था क्रिमिनोलॉजी का। मज़ीद इस तरह जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे।